इस शहरे संगदिल को जला देना चाहिए और फिर उसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अभी 3 दिसंबर को प्रियांका कुमारा की डेड बॉडी को जिस तरह से सियालकोट में जलाया गया और पूरी दुनिया से उसका रिस्पॉन्स सामने आया, वो अपने अंदर एक अमर वाकया है। और उससे एक मिलता जुलता वाकया रिपोर्ट हुआ फैसलाबाद में, जहां 4 कूड़ा चुनने वाली खवातीन एक इलेक्ट्रिक स्टोर में पानी पीने की गर्ज से दाखिल हुई और बाद में दुकानदारों की जानिब से इन खवातीन को सरे बाजार बरहना किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, इनकी वीडियो बनाई गई और फिर उस वीडियो को वायरल किया गया। आखिर आदम के बेटे कब बिनते हव्वा का अदब करना सीखेंगे, कब बिनते हव्वा का एहतराम करना सीखेंगे? एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक वाकया। हर दफा यह कहा जाता है कि ये लोग इंसान नहीं हो सकते, हर दफा कहा जाता है कि ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, हर दफा यह कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग ये सब होते हैं और उसके बावजूद भी पाकिस्तान में तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं जिनसे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। सरगोदा में आज एक खातून को जलाया गया। मैं पूछता हूं कि आखिर पाकिस्तान के अरबाबे इख्तियार करार वाकई सजा देकर क्यों ऐसा प्रेसिडेंट कायम नहीं करते, क्यों ऐसी डेटरेंस कायम नहीं करते कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की जुर्रत ना हो। और कानून हाथ में सिर्फ और सिर्फ खवातीनो हजरात तब लिया जाता है जब कानून के ऊपर से एतमाद उठ जाता है, जब पता होता है कि पुलिस अफसर रिश्वत देकर मुल्जिम को छोड़ देगा, जब पता होता है कि हमारी आंखों के सामने कत्ल करने वाला अदालत से छूट जाएगा, जब उसके खिलाफ शवाहिद प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकेगी। उसके बाद जब रियासत के निजाम इंसाफ के ऊपर से लोगों का एतमाद उठता है तो इसी तरह के वाकयात पेश आते हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो डेरा इस्माइल खान हो, चाहे वो फैसलाबाद हो। फैसलाबाद के वाकये पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज में इंसानी हकूक के एक अजीम कारकुन मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं, माहिर कानून भी है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात पेश आना, अभी हम प्रियांका कुमारा का अफसोस कर रहे हैं, अभी आपने उसका वजल भी रखा हुआ है, और इस तरह फैसलाबाद में हव्वा की बेटी को सरे बाजार बरहना किया गया कि सिर्फ वो दुकान में पानी पीने के लिए दाखिल हुई। अब्दुल्ला साहब देखिए, वैसे बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आसिया बीबी और उनकी जो बाकी 3 साथी थी और उनके जो ख़ानदान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहूँगा कि ये जो दिलखराश वाक़या हुआ है, ये वो इनोसेंट लोग हैं और हम जो मुआशरे हैं, हम जो शहरी हैं, हम जो कानून के रखवाले हैं, हम जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम जो अवाम के नाम पर वोट लेकर इलेक्ट होकर आते हैं, ये हमारा कसूर बनता है, उनका नहीं बनता। वो ये समझ बैठी थी कि यार पाकिस्तान में या फैसलाबाद में वो महफूज हैं। वो कर क्या रही थी, जैसे आपने इंटरव्यू में भी कहा, वो एक दुकान में पानी पीने के लिए ये वो खवातीन थी जो पुराने कागज, कूड़ा क्रिकेट गली मोहल्लों से उठाकर अपने बच्चों का पेट पूरा करती थी। वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, शहरियों को एजुकेशन दे, शहरियों को तालीम का हक दे, शहरियों को सेहत का हक दे, शहरियों को रोज़गार दे। क्या रियासत ऐसा कर सकी? हाँ, रियासत ने नहीं किया तो वो अपने खानदान को पालने के लिए अब्दुल्ला मलिक साहब, एक मेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका एक बड़ा मजे का थीसिस है। उनका ये कहना है कि ये जो लोगों के अंदर अग्रेशन है, ये जो लोगों के अंदर वायलेंस है, इसकी वजह ये है कि वो महंगाई की चक्की में पिसते हैं, वो बेरोजगारी की चक्की में पिसते हैं, उनके पास तफरी के मौके नहीं है, उनका जो इंटरनल ग्रज है, जो अग्रेशन है, उसको कोई चैनल नहीं मिलता, उसकी वजह से इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। अब्दुल्ला साहब देखिए, मैं जो कुछ आपने कहा इसमें से कुछ चंद चीज़ों के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बाकी जो आपने चीज़ें कही हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पूरी दुनिया में हर जगह में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है ना, वो दुनिया में 144 नंबर पे हम आते हैं। यानी कि हमारे पास 100 रुपया भी नहीं है कि हम 100 रुपये की चीज़ खरीद सकें। अब्दुल्ला मलिक साहब, मुझे यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेक लेनी है। अब्दुल्ला मलिक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक सस्ता तरीन मुल्क है और मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि वो अखलाकियात के हवाले से कह रहे हैं या मुआशियात के हवाले से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया जिनमें खवातीन को सरे बाजार बरहना किया गया, उनकी वीडियो बनाकर वायरल की गई। मेरे साथ इस हसास मामले पर, इस अफसोसनाक वाकये के ऊपर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम मुनीबुर रहमान साहब, तर्जुमान है ज़िला पुलिस फैसलाबाद के। मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुनीब साहब, अब तक ये बताइएगा कि क्या तहकीकात हुई है, क्या बात सामने आई है, क्या पता चल सका और ये वाकया कौन से थाने की हदूद में पेश आया? जी, ये थाना मिल्लर टाउन का इलाका है फैसलाबाद में। इसके अंदर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसके अंदर कुछ लोग औरतों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और उसके अंदर सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और SHO को कार्रवाई करने के अहकामात सादर किए, जिसपे SHO ने जो मुल्जमान थे औरतों की निशानदही पे उन मुल्जमान को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया। अच्छा मुनीबुर रहमान साहब, आपसे बात करने से पहले, इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरी कुछ लोकल सोर्सेज से बात हो रही थी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये वाकया खुद भी देखा, उन्होंने इस वाकये की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक का इजहार किया है। कुछ लोगों का ये दावा है, मुनीब साहब आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि इन औरतों ने अपने कपड़े खुद फाड़े। इसके अंदर ऐसा है कि देखें, कपड़े अगर उन्होंने खुद फाड़े, वो CCTVs और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनके अंदर एक चीज का हमारा क्लियर स्टांस है कि पुलिस को अगर इख्तियारात नहीं है क्रिमिनल्स के ऊपर टॉर्चर करने का, तो जनरल पब्लिक को भी किसी के ऊपर भी टॉर्चर करने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और खवातीन का जो मामला है वो बहुत हसास हो जाता है और अगर वो उनके ऊपर चोरी का शुबा था या वो उन्होंने चोरी की थी तो उनको पुलिस का इंतजार करना चाहिए। मुनीब साहब, इस एंगल से तफ्तीश की जा रही है, इस एंगल से क्या खवातीन से भी पूछताछ की गई है या सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर नामजद दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है? देखें, जो वीडियो वायरल हुई उनके मुताबिक हमने उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया। इसके अंदर ये बड़ी क्लियर स्टांस है कि कोई भी जब FIR होती है उसकी FIR के इंदराज के बाद उसको हर एंगल और हर पहलू से तफ्तीश की जाती है और तफ्तीश के मतलब ही ये होता है कि FIR की क्रेडिबिलिटी को ठेस ना पहुंच सके। जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट की बुनियाद पे होगी और जो मेरिट बनेगा उसके मुताबिक ही हम अपने फैक्ट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। अच्छा मुनीब साहब, आपके अमूमी मुशाहिदे में क्या आया है कि इससे पहले भी जो कागज़ चुनने वाली इस तरह की खवातीन हैं, इन्हें मकामी दुकानदार अक्सर शक की निगाह से देखते हैं, ये वाकई क्या चोरी चकारी में मुलव्वस होती हैं? इसके अंदर हम किसी की क्रेडिबिलिटी पे या किसी के तशख्खुस पे कोई भी सवालिया निशान नहीं लगा सकते। ये कोई भी हर कागज चुनने वाला जो है वो चोर भी नहीं होता और जो हर चोर है वो कागज चुनने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए हम इस चीज को तफ्तीश के हुन्ने मिन्नत कर दें तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पुलिस अफसरान जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं और जिसका जितना कसूर होगा उसको मेरिट के बुनियाद पे ही इंशाल्लाह ताला यकसू किया जाएगा। मुनीब साहब, बहुत ही मीनिंगफुल गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ फोन लाइन पर ही रहिए। फातिमा चद्दर हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा, एक और अफसोसनाक दिन पाकिस्तानी खवातीन के लिए जब सरे बाजार 4 खवातीन को बरहना किया गया, उनकी वीडियो वायरल की गई। क्या कहेंगी आप, क्या कर सकती है आपकी अथॉरिटी इस मामले में? फातिमा, मेरा ख्याल है कि फातिमा चदर से अभी हम राब्ता कायम कर रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, इससे पहले हमारी आपसे बात हो रही थी कि ये सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर एग्रेशन है, इसकी वजह क्या है? कभी मीनार पाकिस्तान का वाकया पेश आता है, कभी सियालकोट में प्रियंका कुमारा को जलाया जाता है, कभी हमने देखा कि मशाल खान को जिस तरह से मारा गया और अब इन खवातीन को सरे बाजार बरहना किया गया। हम जा किस तरफ रहे हैं अब्दुल्ला साहब? देखिए, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान में तो बहुत भूख है, बहुत दंग है, कानून भी नहीं है, वहाँ पर कोई गुड गवर्नेंस भी नहीं है, वहाँ पर इस किस्म में वाक़यात नहीं होते। ये कहना कि भूख की वजह से हो रहा है, ये कहना कि अदब बर्दाश्त की वजह से हो रहा है, ये पहलू ज़रूर होंगे, लेकिन बुनियादी पहलू ये है कि क्या कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जिस तरह आपने कहा, क्या मीनार पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उन लोगों को सज़ाएँ मिली? जो आबिद मल्ली अभी उसकी क्या उसका, ये देखिए, अगर जब तक आप कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, आप समरी ट्रायल नहीं करेंगे, जब आप 6-6 महीने 6-6 साल तक करवाए, अभी आप जो फैसलाबाद का वाक़या कह रहे हैं,
ये यकीनन 3 दिनों बाद इनकी बेलें हो जानी है। अब क्या करेंगे? हमारे यहाँ ऐसे हीनियस क्राइम में पता कन्विक्शन रेशियो कितनी है? 2%। और इक्विटल रेशियो कितनी है? 98%। फिर आप क्या करेंगे? 1 लाख, ये मैं अपने फिगर नहीं बता रहा, ये जो मुझे आईजी ऑफिस ने बताया, 1 लाख बंदा, 1 लाख से ज्यादा एब्सकॉन्डर हैं। अब वहां क्या करेंगे मेरे भाई? ये तो रेशो बढ़ती ही जा रही। अभी हमने ये बहुत ही अहम स्टैटिस्टिक्स है अब्दुल्ला साहब। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अभी मैंने होम डिपार्टमेंट से पूछा था कि क्या आपके पास जेलों में कोई ऐसी स्टडी है जिस पे पता चल सके कि ऐसे हीनियस क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी नफ्सियाती वो क्यों ये? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, पंजाब में तो इस किस्म की स्टडी कभी भी नहीं। देखिए, जब आपको मर्जी नहीं मालूम तो फिर उसका दावा आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जांचना है कि ये ऐसे लोग करते क्यों हैं। ये तो मैं पता लग गया कि देखो ना, हमें अपने प्रोसिक्यूशन का निजाम ठीक करना है। अब ये बेचारी गरीब, मैं इस पर मुनीबुर रहमान साहब से बात करना चाहूंगा। फातिमा चद्दड़ हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, कहिएगा कि जो फैसलाबाद में अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें हव्वा की बेटियों को, 4 बेटियों को सरे बाजार बरहना किया गया, क्या कहेंगी आप बीइंग चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी? फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ क्या कह सकती हूँ, शर्म के मारे हमारे सर झुक जाते हैं। और बीइंग अ नेशन, हम पूरी दुनिया को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। देखिए, ये समझ नहीं आती कि अभी एक श्रीलंकन जो मैनेजर है उसके साथ हमने क्या किया है, आज हमने इन खवातीन के साथ की है। अब कोई एक बंदा जुर्म करता है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उसके लिए इदारे मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा रेवड़ है, किस जंगल से आ गया है कि ये हर चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद ये जस्टिस बन जाते हैं, खुद ही कानून बन जाते हैं और ये सजाएं देना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये जो मॉब था आज का, और लोग तमाशा देख रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम अपनी जो यूथ है, अपनी नेशन है, उसको हम क्या दिखा रहे हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के दरिंदे हैं हम। वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है। अगर किसी ने चोरी की है या नहीं की, ये सेपरेट बहस है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि किसी ने चोरी की है कि नहीं की। आपका काम है, आपको कोई और मुनीब साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर उसने चोरी की भी है तो उसे मारने का, उस पर तशद्दुद करने का जो इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। मारना इस तरह से मारना, आपके घरों में माएं बहनें बेटियां नहीं है, आप उन औरतों को, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। खुदारा आप लोग इतने दरिंदे हैं। और यहाँ पे मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा सबसे पहले हमें औरत को इंसान समझना है, दूसरा ये, उसके बाद हमें ज़हन साजी करनी है इन दरिंदों की, इनको बताना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, जहां भी कोई इंसान हो, हर जिंदगी का कोई लाहे अमल होता है और उसको मद्देनजर रखते हुए फातिमा जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमेशा आपसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुनीब साहब, आप मेरे साथ हैं? मुनीब साहब, यहाँ पर अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं उनके अंदर जो कन्विक्शन रेशो है वो 2% है और जो एक्विटल रेशो है वो 98% है। तो ये प्रोसिक्यूशन का कसूर है कि वो कमज़ोर जो मुकदमात हैं अदालत में उनके सामने शवाहिद पेश करते हैं जिसकी वजह से इस तरह के मुजरिम छूट जाते हैं। मुनीब साहब, इसके अंदर जो मुनीब साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। मुझे एक मरतबा फिर अब्दुल्ला साहब ज़रा इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या वाकई हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसके ज़िम्मे प्रोसिक्यूशन का काम है वो अंडरपेड और ओवरवर्कड है जिसकी वजह से मुल्ज़िमात जो है छूट जाते हैं अदालतों से इस तरह के जराइम में? अब्दुल्ला साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि जो आईओ की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आज के हालात वाक़यात हैं, उसकी कैपेसिटी ट्रेनिंग का मसला है, उसको इक्विप्ड ही नहीं किया गया। देखना, जब इस किस्म के हीनियस क्राइम होते हैं तो आपको शवाहिद की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास जो अवेलेबल सर्कमस्टांसेस है, हमने शवाहिद देने के लिए एक आदमी का या औरत का होना, विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विटनेस हो हम सज़ा नहीं देते। देखिए, अगर विटनेस ना हो तो आपके पास सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। जिस तरह ये अब वीडियो आई है, ये मेरे ही पहले केस था जब लिबर्टी में इंसिडेंट हुआ था। वो मुझे एक बार फिर मुनीब साहब ने ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब, मुनीब साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा।
जी, मैं इसके अंदर ये कह रहा था कि आप ये जो प्रोसिक्यूशन का या अदालती निज़ाम होता है, इसके अंदर पुलिस की मदाखलत बिल्कुल नहीं होती। हमारी जो तफ्तीश होती है उसके मुताबिक हम जो कन्विक्शन रेशो है वो उसका मेयार हमारी तफ्तीश से बिल्कुल भी नहीं टकराता, क्योंकि हमने जो FIR दी होती है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही इख्तियारात होते हैं, या तो हम बंदे को गुनाहगार करते हैं या उसको हम बेगुनाह करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कमजोर शवाहिद पेश करेगा पुलिस की जानिब से, तो अदालत तो फिर अपनी खुद से तो सजा नहीं दे सकती ना मुनीब साहब? मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ दो ही किरदार होते हैं। और हेलो जी मुनीब साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है कि उनसे दोबारा हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी लोगों को मिली है। अब देखिए कि ये केस अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो किसी को पता ना चलता और ये लोग मुकर भी सकते थे, लेकिन ये एक एविडेंस हमारे सामने आ गया और हमें पता चल गया। केसेस देखिए मीडिया से भी लिए जा रहे हैं, वैसे डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स को भी आ रहे हैं। मसला ये है कि वो केसेस डील हो रहे हैं। अच्छा फातिमा चद्दर, इस तरह के वाकयात में एक शिकवा ये किया जाता है कि जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न थी, वो तो मजलूमों के खानदान तक पहुंची, उन्होंने मजलूमों के खानदान को गले लगाया। अगर जसिंडा आर्डर्न पाकिस्तान की वजीर आजम होती तो भी वो फैसलाबाद जाती और मजलूमों को गले लगाती। क्या ये बात दुरुस्त है फातिमा? देखिए जैसिंडा जो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन आपकी फातिमा चद्दर भी किसी जैसिंडा से नहीं, हमारे वजीर आजम क्यों नहीं पहुंचते? हमारे वजीर आजम सानिया साहिवाल पर नहीं पहुंचे, हमारे वजीर आजम सानिया सियालकोट पर नहीं पहुंचे, हमारे वजीर आजम सानिया फैसलाबाद पर नहीं पहुंचे, हमारे वजीर आजम को लोग हजारा कम्युनिटी बुलाती रह गई कोयटा में, तो हजारा कम्युनिटी के लोगों को गवर्नर हाउस में तलब कर लिया। ये क्या रवैया है फातिमा? देखिए जाना चाहिए, लेकिन ये कि हजारा कम्युनिटी को तो मिल लिया था बाद में जाके उन्होंने। बाकी ये है कि अगर इदारे प्रॉपर काम कर रहे हों तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब वजीर आजम को हर जगह उनका फिजिकली पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है। अगर इदारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, जब देखें एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, अगर वो नहीं भी पहुंचता हर जगह पे, लेकिन इदारों का काम है कि वो प्रॉपर काम करें और अपनी जो नेशन है, अगर वो उन इदारों के हेड बैठे हुए हैं तो वो बैठे इसीलिए हैं कि वो रिफॉर्म्स लेके आए इदारों में और इंसाफ पहुंचाएं अपनी नेशन के लिए, जिन्होंने वोट देके उनको यहाँ पे भेजा है। अच्छा फातिमा जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मुनीब साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है। लगता है उनकी फोन लाइन जो है हमारी फोन लाइन के साथ कंपैटिबल नहीं है। मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुनीब साहब, आज से 7-8 साल पहले मैं अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची में रहता था, तो मेरी आंखों के सामने एक मोबाइल चोर पकड़ा लोगों ने, और लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया, दरिंदों की तरह मारना शुरू कर दिया, मार मार के उसकी जान बिल्कुल निकलने वाली थी। और उसके बाद लोगों ने कहा कि अब पुलिस को बुलाया जाए, उसके बाद पुलिस वाले इसको पैसे लेकर छोड़ भी दे तो हमारा जो बदला है, हमारा जो इंतकाम है वो पूरा हो चुका है। लोगों का जो पुलिसिंग सिस्टम से एतमाद उठ गया है कि मुल्जिमान रिश्वत देकर छूट जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग मजबूर होते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। क्या आप इस जनरल ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हैं मुनीब साहब? मैं आपको एक जेन्युइन बात कहूंगा कि अपने देखने के बाद एक FIR का इरादा कर दिया है, इसकी तफ्तीश को कंप्लीट करना तो आईओ की जिम्मेदारी होती है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जब कर सकते हैं या बेचना कर सकते हैं, जब हम इस्लामाबाद करते हैं अंदर हमने कंपल देनी है कि सलाह जो कि वजह से वजह से किया जा रहा है। और जब हम करते हैं तो सवाल ही पैदा होता है कि हम उसको 1% भी रिलीफ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबुर रहमान साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अब्दुल्ला मलिक साहब, क्या वाकई लोगों का पुलिसिंग से, जस्टिस सिस्टम से एतमाद उठ गया है? इसी वजह से फैसलाबाद में दुकानदारों ने अपने तई जो कानून है वो हाथ में लिया? अब्दुल्ला साहब देखिए, हमारे यहाँ गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों का, हमारे जब पूरे का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पर लोग रिलाई नहीं करते, और यही वजह है कि लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते। इसलिए ले लेते हैं, उनको ये मालूम होता है कि कवानीन इतने वीक हैं
कि जो बड़े से बड़ा मुजरिम भी कानून की दस्तरह से निकल आता है, बच निकलता है। देखिए ना, मैंने जैसे आपसे कहा कि जहाँ भी डिले होगा इंसाफ देने में, जैसे कहते हैं ना इंसाफ में तखीर होगी तो इंसाफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मुल्क में जो मौजूदा निज़ाम है इतना फरसूदा, फातिमा सही कह रही थी कि देखिए कि वज़ीर आज़म ना भी जाए, लेकिन अगर इदारे सही काम कर रहे हैं तो फिर किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। मसलन अभी हमारे भाई कह रहे थे जी फलां ने नोटिस ले लिया, हम नोटिस बहुत ले लेते हैं। देखिए 6 तारीख का वाक़या है, तो मेरा ख्याल है कि वीडियो वायरल होती ना होती, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी थाने को मालूम होना चाहिए कि फलां जगह इंसिडेंट हो गया, तो उन्हें खुद पहुंचना चाहिए था। अगर वहां पर DPO खुद पहुंचा होता, SHO खुद पहुंचा होता, तो हम कहते हैं कि इंसाफ मिल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, कानून की गिरफ्त में लोग आ रहे हैं। ये भी देखना जो सामान इलेक्ट्रिक वाले स्टोर वाले हैं, ये कल इनकी बेल हो जाएगी, क्योंकि जो गरीब ख्वातीन हैं इनकी पैरवी कौन करेगा? मेरे जैसे वकील के पास आएंगी, पहले तो मैं कहूँगी फीस के बगैर मैं लड़ता नहीं है। ऐसा माइकल लाल कोई भी नहीं होता हमारे माशरे में जो कहे कि नहीं बेटा। ठीक है, मुझे आखिरी सवाल फातिमा चद्दर से करना है। फातिमा, जब आप इस तरह से जो खवातीन पर जुल्म ज्यादती के वाकयात होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से दीगर सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, तो उनका रवैया क्या हौसला अफजा होता है फातिमा? देखें, अभी तो है काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, और उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग्स भी कराई हैं हमने, और अभी जो मतलब काफ़ी चेंजेस आई हैं इससे पहले, और समहाउ नहीं भी होता कि वो इंटरटेन उस तरह से नहीं करते। लेकिन जहाँ तक कानून हाथ में लेने की बात हो रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि देखें, एक गरीब बंदा जिसका ये कह रहे हैं जी वो छूट जाएगा पुलिस को रिश्वत देके, अगर उसके पास इतने पैसे हों तो वो चोरी क्यों करे? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमेशा अमीर छुटता है, गरीब नहीं छुटता। गरीब तो पूरी सजा देता है, थाने में पुलिस अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल रही होती है, और खवातीन की जहां तक उसको उनको तो सीरियस ही नहीं लिया जाता। गरीब चोर के घर वाले कुछ कर्ज लेकर, कुछ जेवर बेचकर भी रिश्वत देकर छुड़ा लेते हैं अपना बंदा। ये तो पाकिस्तान में एक आम सी रूटीन के अंदर प्रैक्टिस है फातिमा। तो डेफिनेटली फिर इदारों की कमजोरी है ना। अगर इदारे कमजोर ना हो तो लोग कानून हाथ में ला लें, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर किसी मुजरिम ने जुर्म किया है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन करे। बहुत शुक्रिया फातिमा चद्दर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। JUIF और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐलान किया गया है कि महंगाई के खिलाफ 23 मार्च को मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की जानिब, जिस पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने तंज करते हुए कहा कि शायद मार्च के लिए मौलाना बाहर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन PDM याद रखे कि 2023 तक अपोजिशन के लिए खिज़ा का मौसम बरकरार रहेगा, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस स्टांस को अपनाया है कि 23 मार्च की परेड की वजह से चूंकि मिलिट्री मूवमेंट होती है, इसलिए इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद होते हैं, इसलिए इस डेट को 15 दिन आगे या 15 दिन पीछे कर लिया जाए। क्या PDM इस वक्त जो कि डिवाइड हो चुकी है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात की वजह से, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब PDM से अलग हो गई तो PDM अपने अंदर वो कुव्वत और असर बाकी रख पाएगी कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप कर सके? क्योंकि माजी में भी PDM की जानिब से मार्च किया गया, इस्तीफों की बात की गई, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए गए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहतरम मौलाना अमजद खान मौजूद हैं, रहनुमाए JUIF के। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आखिर 23 मार्च को ही क्यों PDM महंगाई के खिलाफ मार्च करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। फिर मैं गुजारिश करूँगा कि PDM में सिर्फ एक या दो जमातें नहीं, PDM एक बड़े इत्तेहाद का नाम है, और उस इत्तेहाद में बड़ी तफसीली बहस व तमहीज़ के बाद 23 मार्च की तारीख का तयन किया गया। इसमें दो चीज़ें थी। एक तो हमने मौसम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जनवरी फरवरी में गर्मी शिद्दत पे होती है और मौसम मार्च में सर्दी शिद्दत पे होती है, और फिर मार्च में मौसम बहार की तरफ। वो जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 23 मार्च की परेड की वजह से मिलिट्री मूवमेंट होती है, इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं, तो वो आपके मार्च को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा मौलाना साहब? नहीं, तो अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जाके उस परेड को अपनी आंखों से देखेगी, हम भी अपनी आंखों से देखेंगे।
हम अपने जवानों को उस मैदान में बड़ी घन गरज के साथ देखेंगे और उसके बाद फिर पूरी आबोताब के साथ पीडीएम की क़यादत आएगी स्टेज पर और अपने मौक़िफ़ का इजहार करेगी। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त महंगाई जितने नुक्ते अरूज पर पहुंची है, खान साहब ने ठीक कहा था कि मुल्क में सुनामी ला रहे हैं। उन्होंने सुनामी यानी ऐसा एक तो महंगाई का सैलाब लेके आए हैं जिसने गरीब के मकान की दहलीज तक उसको पहुंचा दिया। और आज आप देखें मीडिया इसको खुद कवर कर रहा है कि लोगों ने अपने बच्चों को चौकों चौराहों में बैठा। मौलाना साहब ये जो मार्च है क्या धरने की शक्ल इख्तियार करेगा और आप इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके, पावर शो करके, सड़कें ब्लॉक करके, लोगों को मुश्किलात का शिकार करके, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाकर हासिल क्या करेंगे? 126 दिन का धरना भी इमरान खान का मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर सका था। जो मुश्किलात हैं वो तो आम लोगों को पेश करनी पड़ती है ना, जिस तरह पिछले दिनों TLP के मार्च के दौरान लोगों ने देखी। देखिए, हमारा पहले आज़ादी मार्च हुआ और आपने देखा वो कितना पुरअमन था कि उसमें कराची से हम इस्लामाबाद आए थे, एक पत्ता भी वहाँ पे नहीं गिरा और शीशा भी नहीं टूटा। दूसरी बात है कि अवाम की मुश्किलात ही के हल के लिए तो हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद जाने से अवाम की मुश्किलात हल कैसे होंगी मौलाना साहब? हल यही होगी कि देखें जी, ये जो हुकूमत अवाम से वादे करके आई वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम हुई है। और उन्होंने कहा, आपको याद होगा, मुझे 2 जुमले कहने दीजिएगा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे और हम इससे बेहतर होगा कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। लेकिन आज देखिए हुकूमत IMF के सामने हाथ बांध के खड़ी है, कतार में लाइन में खड़ी है और उनसे कहते हैं हमें खुदा का कर्जा दे दीजिए और वो कर्जा इतनी सख्त। सॉरी फॉर बीइंग डेविल्स एडवोकेट मौलाना साहब, आपको लगता है कि वजीर आजम इस्तीफा हाथ में लिए बैठे होंगे कि मैं आप ही के मार्च का इंतजार कर रहा था, ये लीजिए इस्तीफा और मैं चला बनी गाला? हाँ, देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब जो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 126 दिन में कहा था ना कि नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा था जिस वक्त देखें कि मुल्क में कीमतें बढ़ेंगी तो इसका मतलब, तो आप बेसिकली इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, इमरान खान के नक्शे कदम पे नहीं, हम जमहूरी रवायात के मुताबिक चल रहे हैं, पुरअमन अंदाज में चलना चाहते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि खान साहब को तखलाकी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। 3.25 साल में अवाम को डिलीवर कुछ भी नहीं कर सके, अवाम उनसे इंतहाई दर्जे पे मायूस। लेकिन उसका आईनी तरीका तो अगले आम इंतखाबात हैं, ये तो गैर आईनी तरीका है ना मौलाना साहब? कि अब हम यही कहते हैं कि वो मुल्क में एक मरतबा आम इंतखाबात का ऐलान होना वो 2023 से पहले आईन इजाजत नहीं देता उसकी। आईन इजाजत मिड टर्म की सूरत बन सकती है कि मिड टर्म के इंतखाबात हो सकते हैं और मिड टर्म इंतखाबात ही अवाम अब चाहते हैं। अवाम इस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। आप इन चीजों को ज्यादा कवर करते हैं, मीडिया इस चीज को। मौलाना साहब जरा मेरे साथ ही रहिएगा, इस वक्त इस सारे मामले पर बात करने के लिए मोहतरम वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं। वहीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वहीद साहब, ये जो PDM की जानिब से एक मरतबा फिर मार्च का ऐलान किया गया है, इस्तीफों का ऑप्शन भी खुला रखा गया है, क्या वाकई आप लोग इस्तीफे देंगे? क्या वाकई नून लीग के पास PTI की तरह मार खाने वाला और 126 दिन तक बैठने वाला वर्कर बाकी रहा है, मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आप कह रहे थे कि वो 23 मार्च जो है वो उसकी परेड हो रही होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद कह रहे हैं। मैं आपको मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो बात ये है कि उसके इस्तेहकाम के लिए तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम है तो 23 मार्च की परेड भी बड़ी अच्छी लगती है। और अगर खुदा ना खास्ता जो हालात पैदा कर दिए गए हुए हैं तो मुल्क की बका जो है वो इस वक्त खतरे के अंदर आ गई हुई है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप ये जो कहते हैं कि आप इतने दिन धरना देकर बैठ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब गए थे अकेले शेर, तो उस वक्त उन्होंने जो धरना दिया था वो आपके सामने है। और जहां तक हमारी जमात का ताल्लुक है तो हम तो गुजरांवाला क्रॉस नहीं करते। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिस्टोर हो जाते हैं जमहूरी तरीके से। बात ये है कि जब हम जमहूरी कुव्वतों की इंटरवेंशन से तो रिस्टोर नहीं हुए ना। आप लोगों का इमरान खान से सबसे बड़ा शिकवा ये था कि ये डी चौक में आकर बैठ गए हैं, भला इस तरह गवर्नमेंट जाया करती है। अब वही काम आप लोग खुद करना चाह रहे हैं वहीद गुल साहब? मैं समझता हूँ हम खुद नहीं करना चाह रहे। अभी मौलाना साहब ने बड़ा खूब जो है वो फरमाया है कि ये जितने जमहूरी रास्ते हैं
वो और तरीकाकार है, वो सबको हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। मगर मैं आपको पूरी यकीन से कहना चाहता हूँ, आप याद रखें, इंशाअल्लाह ताला ना इसको धरने की नौबत आएगी, बैठने की। और जब ये कारवान जो है वो कराची से, खैबर से और लाहौर से जब मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की क़यादत के अंदर चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस धरने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा मौलाना अमजद साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान को मियां नवाज शरीफ की ताईद और आनत हासिल है? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोग राब्ते कर रहे हैं कि वो इस मार्च में आपके साथ शरीक हो, पिछली बातें भुलाकर? मौलाना साहब, मौलाना अमजद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या मौलाना फजलुर मियां नवाज शरीफ साहब उस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, मियां शहबाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, और इन्हीं रहनुमाओं और दीगर पीडीएम की क़यादत की मौजूदगी में इस बात का फैसला हुआ है कि हम 23 मार्च को महंगाई मार्च करेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबब महंगाई है। और ये महसूस हो रहा है, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि दिसंबर में फिर एक महंगाई के एक सैलाब आने वाला है। और व्हाट अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना साहब? देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंट में तो पूरी तौर पर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी है, और बाहर भी अगर वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं है। ये अलग बात है कि वो पीडीएम से अलग हो गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिरकार आवाज़ दोनों जानिब से उठ रही है। और दोनों नहीं, क्या आप इस मार्च के लिए पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से राब्ते कर रहे हैं मौलाना साहब? अभी ये देखें, ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगा। अभी इस हवाले से कोई ऐसी तजवीज़ ज़रा गौर भी नहीं आई, और भी वक्त भी है। इस स्ट्रेनिंग कमेटी मुख्तलिफ इजलास करेगी और मुख्तलिफ प्लान तैयार करेगी। उसमें मुमकिन है ये तजवीज़ भी यकीनी तौर पर शामिल हो सकती है, ताकि तमाम जमातें इसमें मुकम्मल साथ होकर चलेंगी तो इसके फ़वाइद और समरात ज़्यादा होंगे। और अगर ये मार्च बारावर साबित नहीं होता तो फिर क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं? पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने यही कहा था कि हम इस्तीफ़े देने वाले हैं, हमने इस्तीफ़े लेकर रख लिए हैं, हमने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं, और बाद में निकला कुछ भी नहीं मौलाना साहब? नहीं, देखें, इस्तीफ़ों की जहाँ तक बात है ना जी, तमाम जमातों की क़यादत ने इस्तीफ़े लेकर अपने पास ज़रूर रखे, लेकिन उस ऑप्शन का इस्तेमाल कब करना है वो वक़्त अभी नहीं आया था। अब इस वक्त में अगर ऐसी सूरत आगे बनती है तो यकीनन इसका ऑप्शन इसको सामने रखा जाएगा। और मैं ये बड़ी यकीन और वसूख से कहता हूँ कि हालात अब बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, बिल्कुल पहले से मुख्तलिफ हैं, और हम इसका नतीजा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें कि आपका ये मार्च कामयाब हो जाता है, मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं, आप लोग गवर्नमेंट बना लेते हैं, और फिर तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमात बनकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू कर देती है, तो क्या ये म्यूज़िकल चेयर इसी तरह से चलती रहेगी? क्या हम किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे नहीं करने देंगे? क्या हमने कसम खाई हुई है इस बात की मौलाना साहब? देखिए, हमने खान साहब को नहीं कहा था कि वो कंटेनर में खड़े होकर कौम के सामने ये वादे करें कि मैं तो खान साहब तो आपके लिए रोल मॉडल नहीं है ना। आप 2023 के आम इंतखाबात का इंतजार करें, लोगों को कन्विंस करें, लोग वोट की पर्ची के जरिए अपना फैसला सुना देंगे मौलाना साहब, जो कि आइन में लिखा हुआ तरीका है। मुझे 2 बातें इसमें करने दी। खान साहब को हमने नहीं कहा था कि आप कौम से कहें मैं 1 महीने के अंदर इनकलाब ले आऊंगा, हमने नहीं कहा था कि 90 दिन की बात करें। ये खान साहब ने खुद लोगों को कौम के सामने बातें कंटेनर पे की है, फिर गवर्नमेंट में आने के बाद की। मौलाना साहब, आपने उन वादों पर एतमाद कर लिया? हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कौम से, गो के बावजूद कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहते थे कि आपने जो वादे किए उन वादों को तो पूरा कीजिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद गुल साहब, उन वादों के मुतालिक तो शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते घर एतबार होता। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 3 बहन भाई थे, एक का नाम था खदीजा मस्तूर, दूसरे का नाम था हाजरा मसरूर और तीसरे का नाम था खालिद अहमद। हाजरा मसरूर और खालिद अहमद को आप खदीजा मस्तूर की तरह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उर्दू के बड़े नावल निगारों में शुमार होता है। खदीजा मस्तूर का 1927 में बरेली में पैदा हुई और 1982 में उनका लंदन में इंतकाल हुआ। 1947 के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गई, लाहौर में क़याम पजीर हुई और 1962 में उन्होंने अपना
वो शोहराए आफाक नॉवल लिखा आंगन, जिसने उन्हें उर्दू अदब के मुमताज़ तरीन लिखारियों की सफ़ में शामिल किया। अब तक हमने जितने भी नावलों का आपसे तारुफ करवाया है वो उसी दौर में लिखे गए जो कि पोस्ट पार्टीशन ईरा था, जिसके अंदर खुदा की बस्ती आया, जिसके अंदर हमने देखा अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें आया। लेकिन ये जो आंगन नावल है ये प्योरली एक मिडिल क्लास फैमिली की फैमिली पॉलिटिक्स को एंटरटेन करता है। इसके किरदार बहुत सादा हैं, जिसमें बड़े चचा हैं, छोटे चचा हैं, जिसमें आलिया है, जिसमें जमील है, और हर किरदार जो है दूसरे किरदार के साथ इंटरनेटेड है। और सबसे खूबसूरत बात खदीजा मस्तूर के नावल आंगन की ये है कि इसमें बड़े बड़े भारी भरकम अल्फाज और इस्लाहात भी इस्तेमाल नहीं की गई। मिसाल के तौर पर एक जगह पर एक करैक्टर कहता है कि जो कल्लू का लड़का था वो एक मजदूरों की जमात में चला गया है जो अंडरग्राउंड है, अल्लाह जाने वो जमीन के नीचे रहते कैसे होंगे। यानी खदीजा मस्तूर ने अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को भी इस किताब का मौजू बनाया और एक आम आदमी को भी बताया कि जो अंडरग्राउंड मज़ाहमत होती है वो क्या होती है। इस नावल के जो तमाम किरदार छोटे छोटे वाक़यात के साथ, असलूब के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और वो वाक़ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कोई ब्लॉक्स जुड़े होते हैं। उनमें से एक वाक़या भी निकाल लिया जाए तो पूरे नावल का प्लॉट मुतासर होता है। उर्दू अदब के बड़े नावलों में शुमार किया गया आंगन को, और अब तक इसका तर्जुमा दुनिया की 13 ज़बानों में हो चुका है और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में इसे 2 मरतबा ट्रांसलेट किया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह की जो किताबें वक्त की गर्द में दूर होती जा रही हैं, वापस इन्हें अपनी नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाए। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।